नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 हिंदी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने महाकवि कालिदास के बारे में कुछ वीडियो में देखा कि महाकवि कालिदास अपने पूर्व जीवन में कितने बुद्धू और मूर्ख थे। उन दिनों शारदानंद की राजकुमारी विद्युतमा, जिसे अपने ज्ञान और रूप पर घमंड था, उन्होंने अपने विवाह के संबंध में एक प्रस्ताव रखा था कि जो भी व्यक्ति उन्हें शास्त्रार्थ में हराएगा उसके साथ वह अपना विवाह करेगी। बड़े बड़े पंडित उनसे शास्त्रार्थ करने आते, लेकिन उन्हें बहुत ग्लानि होती, वो निराश होकर मर जाते। इसलिए वह महापंडितों और विद्वानों ने सोचा कि इस राजकुमारी का विवाह उस ऐसे मूर्ख से वह करा दे जिससे वह अपने अभिमान का उससे फल भी मिले और अपने अपमान का बदला भी उनसे ले सके। ऐसा सोचकर उन्होंने ऐसे मूर्ख युवक की तलाश में वह निकले और संयोग से एक दिन ऐसा मूर्ख भी मिल गया जो जिस डाली पर बैठा था उसी को वह काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। वह इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर लालच देकर अपने साथ चलने के लिए राजी किया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को इस बात को अच्छी तरह समझा दी कि वह कुछ बोलेगा नहीं, गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। कई बीजे तारे ત્યાં જઈને કશું બોલવાનું નહીં, એટલે ઊંઘું રહેવાનું, નહીં તો તારું લગ્ન નહીં થાય राजकुमारी સાથે। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों को बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडितों ने उसे विद्युतमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। राजकुमारी विद्युतमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, आपके साथ शास्त्रार्थ करने आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे कि અત્યારે મૌન ચાલે છે એટલે સંકેતથી શાસ્त्रार्थ કરશે। विद्युतमा पंडितों की छल भरी बातें समझ नहीं सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। विद्युतमा ने खबर ना पड़ी कि आ पंडितो मारी સાથે छल કરી રહ્યા છે, એટલે ખબર ના પડી સરસ મજાનું તૈયાર છે। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव होता था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। मैं एक बताया बे बताया तो भाई बे फोड़ नाखीश, तुम्हारी एक आंख फोड़ीश तो तुम्हारी 2 आंख फोड़ी नाखीश। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्युतमा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरु जी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। ईश्वर एक, आपने बताया कि ईश्वर एक है, लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं कि ईश्वर और जीव 2 है। इस बार राजकुमारी विद्युतमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि ये मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांध कर तमाचे का जवाब भूसे से देने का संकेत किया। तो मैंने तमाचा मारी भूसो मारी समय। पंडितों ने इस बार भी विद्युतमा ने इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा कि आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया, लेकिन हमारे गुरु जी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। इस तरह उपरोक्त शास्त्रास्त्र में विद्युतमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया।
एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर एकाएक बोलता, ऊंटा ऊंटा। उसको बोलते सुनकर विद्युत चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि बहुत बड़ा मूर्ख है। तो बोले तारे खबर पड़ी कि जे पति है कोई विद्वान व्यक्ति नहीं, आ तो महान मूर्ख है, महामूर्ख व्यक्ति है, बहुत मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्युतमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और अपने महल से कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दिए। दरवाजा बंद करता है, कहता है कोई तुम्हारे मिलना नहीं। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। महाकाली मानी पूजा करी, वरदान प्राप्त કર્યો અને કાલીનો ઉપાસક હોવાને કારણે એનું નામ કાલિદાસ પડ્યું। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्युतमा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने का प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्युतमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देही। अंदर से पत्नी विद्युतमा ने पूछा, अस्ति किष्टतम वाग्निशेष। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूतम और रघुवंश की रचना विद्युतमा को सुनाई। विद्युतमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। जो पत्नी ने खबर पड़ी कि પોતાનો પતિ આજે મહાપંડિત થઈને આવ્યો છે, એણે 3 જે ગ્રંથો લખ્યા, ગ્રંથોની વાત આખી એમણે સંભળાવી તો એને લાગ્યું કે મારો પતિ કમ્પ્લીટ હવે મહાપંડિત થઈને આવ્યો છે। તે તરત જ એણે દરવાજા ખોલી અને એમનું સ્વાગત કર્યું। कालिदास को हर क्षेत्र में गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता है। प्रकृतिનું જેટલું સુંદર વર્ણન એમના સાહિત્યમાં મળે છે એટલું ક્યાંય મળતું નથી। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। એવું કહેતા હતા કે ભાઈ મનુષ્ય છે ને એ પ્રકૃતિ વગર અધૂરો છે। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं। એમની જે ઉપમાઓ છે ને એ ઉપમાઓ વિશ્વવિખ્યાત છે, એની કોઈ સરખામણી કરી શકે नहीं। उनका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। બધા જે પાત્રો છે ને એનું વ્યક્તિત્વ પણ જોઈએ ને તો એ પોતાના હોય ને એવું લાગે। हर बार बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक नहीं, उसका रक्षक और पिता ही है। मैंने પોતાના સાહિત્ય દ્વારા મોટે ભાગે એ જ બતાવ્યું છે, વારંવાર બતાવ્યું છે કે રાજા છે એ પ્રજાનો શાસક નથી પણ એ પ્રજાનો રક્ષક અને પિતા છે। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं से मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। जो અત્યારે આપણે કન્યા કેન્દ્રને જે મહત્ત્વ આપ્યું છે કે છોકરીઓને જે શિક્ષણની મહત્ત્વ આપી હતી એમના સમયમાં એમ કે સ્ત્રીઓનું બહુ સન્માન હતું, એમ કે સ્ત્રીઓએ બધું શીખવામાં આવતું હતું। વચ્ચેનો સમય થોડો સમય એવો હતો કે આપણે છોકરીઓ છે મોટી થાય એટલે નહીં ભણાવે, એનું લગ્ન કરાવી દો, આપણે એ વાત કરતા। પણ એમ કે કાલિદાસના સમયમાં તમને ખબર વિક્રમાદિત્યનો જે સમય છે આ છે એ વખતે સ્ત્રીઓનું સન્માન થતું અને સ્ત્રીઓને પણ શિક્ષણ આપવાનું, નૃત્ય કલા આ બધું એમને શીખવવામાં આવતું હતું। चित्रकला, संगीत બધું શીખવામાં આવતું હતું। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें पहला ग्रंथ है ऋतु संहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें
कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण इस काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। प्रकृति ने એટલું સુંદર વર્ણન કર્યું છે ઋતુ સંહારમાં कि બીજું એક એમના ગ્રંથમાં જોવા મળ્યું નથી। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। विदिशा राजा अग्निमित्र और विदर्भनी राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा एक नाटक है। तीसरा ग्रंथ है विक्रमोर्वशीयम, कालिदास का दूसरा नाटक जिसमें 5 अंक है तथा महाराज पूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। कुमार संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उनके द्वारा तारकासुर के वध तक का कथा वर्णन है। જ્યારે કાલિદાસે કે કુમાર સંભવની રચના કરીને ત્યારે પંડિતોએ મહાપંડિતોએ એમનો બહુ વિરોધ કર્યો, કારણ કે કુમાર કાર્તિકેયનો જન્મ પહેલાં શિવ અને પાર્વતીની એમ કે સાંસારિક જીવનનું વર્ણન જ્યારે કર્યું ને તો પંડિતોએ એને બ્રાહ્મણોએ વિરોધ કર્યો કે આપણા દેવ વિશે આવી રીતનું લખી ના શકાય એમ કે સાહિત્યમાં, એટલે વિરોધ કર્યો। પણ એમ કે છતાંય એ નાટક ખૂબ જ એ કાવ્ય ખૂબ જ મહાન બની ગયું। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कवि कालिदास ने बादलों को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष अपनी विरहणी प्रिया को पहचानने का उपाय मेघ को बताते हैं और अपना संदेश दिया है। मेघों ने दूत बनाने, बादलों ने दूत बनाने बोला है। इस काव्य में वर्षा काल का और विरह का वर्णन खूब निखरा है। वर्षा काल ने उनके विरह वर्णन खूब जोरदार बताव्યું છે। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। भारतना भूगोल की सरस जानकारी આપવામાં આવી છે। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ। जो लखी से सरस है कि सूर्यથી उत्पन्न થયેલું આ વંશ અને હું એમ કે મૂર્ખ વ્યક્તિ એમ કે તણકવાદી બનેલી એમ કે નાવ લઈને અપાર સમુદ્રને પાર કરવાની વાત વિચારી રહ્યો છું। ये भी हमने पहला लखी नाख्યું। भगवान से गमे ने लखाई नहीं। सूर्यवंश से दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तरादि तक की कथा रघुवंश में है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। इनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। तो इस प्रकार महाकवि कालिदास के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। ये संस्कृत के महान कवि है जिनके 7 प्रमुख ग्रंथ के बारे में हमने बात की, जिनकी रचनाओं की बात की और उनके साहित्य समय में कैसा शासन काल था, कैसा मान सम्मान स्त्रियों को मिलता था, सारी बात प्रकृति का वर्णन। उन दिनों प्रकृति इतनी सुंदर थी, ये सुंदर अद्भुत वर्णन उन समय में हमें देखने को मिलता है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते।